विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर सोमवार को सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर बातचीत की। यह उच्च स्तरीय वार्ता राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद पहली बार हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनने की बात को साझा किया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने और रूबियो ने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरेबियाई देशों के मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी, जहां वो मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्री स्तरीय दौरे में भाग लेंगी। साथ ही यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया में थिंक टैंक, निवेशकों, व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर 9 अप्रैल 2025 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। इसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में केंद्रीय वित्त मंत्री भारत यूके निवेशक गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और वित्तीय सेवा संस्थानों सहित यूके वित्तीय इकोसिस्टम के प्रमुख प्रबंधन कर्मी भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन के व्यापार मंत्री माननीय जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर सिटी ऑफ लंदन के साथ साझेदारी में गोलमेज सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगी, जिसमें ब्रिटेन के प्रमुख पेंशन फंडों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ प्रबंधन भागीदार होंगे। आधिकारिक यात्रा के ऑस्ट्रियाई चरण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ऑस्ट्रियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी, जिनमें ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री मार्कस माटरबाउर और ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर महामहिम क्रिश्चियन स्टॉकर शामिल होंगे। इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की एक अग्रिम चौकी विनय का उन्होंने दौरा किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से सुरक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर भूमिगत सुरंगों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। गृह मंत्री ने सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्यों का पालन करने के लिए जवानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि असली चुनौती तभी समझ में आती है जब कोई उस स्थान पर जाता है। ठंड हो, बारिश हो या 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली अत्यधिक गर्मी, बीएसएफ जवान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए 365 दिन और 24 घंटे अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग आतंकी हमलों में बलिदान हुए 10 पुलिसकर्मियों और 1 इंजीनियर के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को पाकिस्तान रेंजर्स की गोलीबारी में बलिदान हुए थे, इसलिए चौकी का नाम विनय सीमा चौकी रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस मौसम की पहली हीट वेव सोमवार को दर्ज की गई, जिस वजह से अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव के मद्देनजर अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट में लोगों को गर्मी की चपेट में आने से बचने, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और अपने सर को कपड़े या टोपी या छाते से ढकने की सलाह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 अप्रैल को नौसेना बेस कारवार में प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कई तरह के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। ये सुविधाएं कारवार को भविष्य के लिए तैयार नौसेना बेस के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करेंगी और भारत के समुद्री विकास को आगे बढ़ाने और हमारे रक्षा बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम बनेंगी। When the sea calls, we rise. When duty demands, we conquer. Fearless, steadfast. Guardians of the ocean, we are the Indian Navy. In the presence of the Honorable Raksha Mantri, we mark a historic milestone in India's naval evolution with the expansion of Karwar Naval Base. Asia's largest and most advanced naval installation. Project Seabird is a testament to India's maritime might and strategic vision. Spanning over 11,000 acres along Karnataka's coastline, Karwar is built to host the nation's warships, submarines, and aircraft carriers, ensuring round-the-clock operational readiness. Today, we celebrate the inauguration of key infrastructure developments at Karwar Naval Base. Constructed as part of Project Seabird, Karwar's piers stand as engineering marvels. Pier for warships with seamless utility services. While refit piers ensure swift maintenance and turnaround of warships. The landside tunnel forms a resilient network, seamlessly connecting piers and ensuring redundancy for shore support systems. Karwar ensures a world-class living experience for our sailors and their families. Modern homes reflect our commitment to their well-being. Accommodations at Amdeli extend the same care to our defense civilian workforce. Developed under Phase 2 Alpha of Project Seabird, these modern accommodations provide contemporary residential facilities. The upgraded INHS Patanjali, with its new dental block, strengthens medical support for our personnel and families. Modern substations, robust bridges, and efficient waste treatment systems enable seamless operations while promoting sustainability and environmental responsibility. As we march ahead, Karwar stands tall. Not just as a naval stronghold, but as a beacon of strength, resilience, and progress. More than a base, it is the first fully integrated residential naval township, a thriving ecosystem designed to support over 50,000 naval personnel, defense civilians, and their families. It is a catalyst for economic growth in the Uttara Kannada region, fostering development and prosperity alongside national security. As we chart the course for the future, Project Seabird is set to become one of the largest and most advanced naval bases in Asia, a symbol of India's readiness, resolve, and maritime dominance in an ever-evolving global landscape. आज 8 अप्रैल है। 1857 में लड़ी गई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में
शहीद होने वाले मंगल पांडे की पुण्यतिथि। इस देशभक्त ने ब्रिटिश हुकूमत को इतना डरा दिया था कि निश्चित तारीख से पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। हम आपको मंगल पांडे की शहादत को समर्पित एक विशेष वृत्त चित्र के साथ छोड़े जाते हैं। आप देखिए ये वृत्त चित्र और मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।